मेरे साथ है इस समय यश, जो ना सिर्फ खुद सेल्फ एम्प्लॉयड है, इन्होंने 12 और लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दे रखी है, और वो भी सिर्फ 25 साल की उम्र में। मेरा इनसे बात करने का मुद्दा ये है कि जो ये कर रहे हैं, जिससे ये लगभग करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, वही काम आप लोग भी कर सकते हैं, और ये सब कुछ बताने में काफ़ी ओपन है। मैं इन शॉर्ट बताऊं तो मैं वो सारी चीज़ें जो हमें वेस्ट लगती हैं हमारे पर्यावरण में, और जो हमें कोई भी पशु अपने जीवन के पहले दिन से आखिरी दिन तक देता है और जिसे हम वेस्ट समझते हैं, उसको प्रोसेस करके एक सबसे ज़्यादा रिच ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, या जिसे मैं कहूँ हिंदी में तो जैविक खाद, किसान के सबसे अच्छे मित्र की मदद लेके, जो कि है केचुआ, उसके द्वारा हम उस जैविक खाद को तैयार करते हैं, और देश भर में, और मैं कहना चाहूँगा अब दुनिया भर में भी हमें उसे पहुँचाने के प्रयास जारी हैं। वेट, तो किस किस पशु की आप बात कर रहे हो? इसमें सारे पशु आ जाते हैं सिवाय मनुष्य के। मुर्गी, बकरी, भेड़, घोड़ा, गाय, भैंस, मवेशी, इन शॉर्ट। अरबीवोर जो हैं सारे? जी, हर्बीवोर्स जो हैं सारे। मुर्गी भी? जी बिल्कुल, मुर्गी भी। उसकी भी आप केचुआ खाद बना रहे हैं? जी, उसकी भी आप केचुआ खाद बना सकते हैं, जो हमने बनाई है। तो ये सब पशु आप पाल रहे हो? नहीं, ये जितनी गौशालाएं हैं, डेयरीज हैं, पोल्ट्री फार्म्स जो आपके होते हैं, वहाँ से हम ये सारा वेस्ट लेके, साथ ही साथ जो खेत में पराली जो जनरेट होती है, आपने सुना होगा। तो पराली आप खरीदते हो किसानों से? हम अक्सर किसानों को कहते हैं कि आप जलाएं ना, क्योंकि किसान को ही पता है पराली जलाने से नुकसान तो है ही, तो वो जलाते नहीं, तो हम अपने जो स्टाफ है उसको भेज के इकट्ठा करवाते हैं, वहाँ से हम लोड करके खुद अपने खेतों पे ले आते लेकिन आप कुछ खरीदते नहीं हो, ये मतलब किसान के जी। लिए वेस्ट है, आपने ले लिया। हैं। जी जी जी। और जो आप पोल्ट्री फार्म से मुर्गी की बीट खरीदते हो, या वो भी वो फ्री में ले लेते हो? जितनी हमारी पोल्ट्री फार्म या डेयरी फार्म से जो भी आता है वेस्ट, वो सब हम खरीदते हैं। जैसे हमारे से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो कहते हैं कि भाई हमारी वजह से पशुओं को सफरिंग ना हो, अब वो तो ये कहेंगे ना कि भाई अगर हम वेस्ट खरीदते हैं तो हम उस सिस्टम को इनकरेज कर रहे हैं ना, जो सिस्टम सफरिंग कॉज कर रहा है। उस बारे में आपका क्या कहना है? और हम गौशालाओं से ज़्यादा टाई अप करते हैं, क्योंकि गौशालाओं को हम कुछ पैसे दे सकें, जिससे वो पशुओं की सेवा कर सकें। ओके, तो बिफोर वी कंटिन्यू, अगर आप भी वीगन वैल्यू से अलाइन करते हैं, आपको है कि भाई हम किसी हिंसा वाली प्रोसेस में कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, तो आप बजाय कि आप डेयरी से या पोल्ट्री से खरीदें, आप गौशाला से ले लो, क्योंकि वो लोगों को तो पैसा चाहिए होता है, वो तो आखिर फिर गाय पे लगाएंगे ही, होपफुली, है ना? होपफुली। डेयरी वाले के केस में तो हमेशा जेब में ही जाएगा, पोल्ट्री वाले के केस में भी हमेशा जेब में ही जाएगा। वो ये नहीं कहेंगे भाई 4 पैसा फालतू है तो मैं इनको थोड़ा बेहतर ट्रीटमेंट दे दूं, वो तो आखिर धंधा कर रहे हैं ना। तो बोलिए, सॉरी। पर रॉबिन, मैं कहना चाहूँगा, जो लोग खुद डेयरी के व्यवसाय में हैं, आप सिर्फ दूध को ना देखें, या किसी गाय या भैंस को सिर्फ दूध के लिए ना पालें, पर अगर आप उसके गोबर में भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि आप कह रहे हो कि डेयरी वाला जो है सिर्फ दूध पे फोकस ना करे, गोबर पे भी फोकस करे, उससे भी आय हो जाएगी, तो बूढ़ी गाय भी वो रख सकता है। जी चक्कर ये है ना कि वो धंधा कर रहा है, धंधा पैसे के लिए कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं वो गाय रखूंगा ना जो गोबर और यूरिन तो देगी, दूध भी देगी, बूढ़ी को बाहर करता है। बात तो लालच की है, चलो वो तो छोड़ देते हैं। आप ये बताओ कि अब जैसे कोई शुरू करना चाहता है, भाई गौशाला से गोबर ले आया या अपने पराली ले आया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप, आपको एक खेत चाहिए जो आपका खुद का भी हो सकता है, या आप लीज पे भी ले सकते हैं। हमारे देश में खेती की ज़मीन लीज पे लेने में बहुत आसानी होती है, बहुत कम रेट्स में अवेलेबल है आज भी। तो आपको एक ज़मीन का चयन करना है जहाँ पानी का भराव नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको केचुए चाहिए, इस प्रजाति के, जो ऑर्गेनिक मैटर खाते हैं। 3 तरह के केचुए होते हैं, कुछ ऊपरी सतह पे रहते हैं जिन्हें हम एपिजेक कहते हैं, तो ऊपर 2 से 4 इंच की लेयर में रहते हैं, और उनका भोजन सिर्फ ये जैविक पदार्थ है। गोबर हो गया, पराली हो गई, ये पत्ते हो गए, वो सिर्फ ये चीज़ खाते हैं, मिट्टी उनके भोजन का हिस्सा नहीं है। उसके बाद दूसरी प्रजाति होती है जो 6 से 8 इंच 10 इंच तक रहते हैं, वो मिट्टी और जैविक पदार्थ दोनों खाते हैं। और तीसरी प्रजाति होती है जो बहुत गहरी, कई फीट नीचे तक जाती है, केचुए की प्रजातियाँ, और वो ज़्यादातर मिट्टी खाते हैं और मिट्टी में टनल्स या सुरंगें बनाते हैं जिसमें पेड़ अपनी जड़ें फैला सकते हैं। तो किसान के दोस्त ये तीनों माने गए हैं, और हर एक केचुआ किसान का सबसे अच्छा दोस्त है। आपका जो दोस्त है सबसे ज्यादा, वो कौन सा है इसमें? मिट्टी की ऊपरी सतह में रहने वाले। पर जब हम ये खाद बनाते हैं, हमने देखा है कि तीनों प्रकार के केचुए हमें देखने को मिलते हैं उस खेत में जहाँ रासायनिक खाद का प्रयोग हो रहा था, और हमारे इस काम को शुरू करने से पहले आपको कोई केचुआ देखने को नहीं मिलता।
अब तीनों तरह के हैं। अब तीनों तरह तो अब प्रोसेस क्या है कि आपको एक लैंड चाहिए जिसमें पानी ना ठहरता हो। जी। ठीक है, आप गोबर ले आए, आप पराल ले आए, आगे उसके बाद आपको बेड्स का निर्माण करना होता है। शेड वगैरह कोई नहीं बनाना। हम शेड बनाने में विश्वास नहीं रखते। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि लोएस्ट इन्वेस्टमेंट, कम से कम इनपुट लगा के हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद ले सकें। तो इसलिए हम एज़ क्लोज टू नेचुरल कोशिश करते हैं प्रोसेस को रखें, जिसमें हम मल्चिंग बहुत अच्छे से करते हैं। जो ढकना होता है, क्योंकि केचुए को लाइट नहीं पसंद, जैसे यहाँ धूप पड़ रही है तो यहाँ केचुआ यहाँ से भाग जाएगा, तो हम ये जितनी पत्तियाँ हैं पराली है, इसकी एक थिक लेयर ऊपर बिछाते हैं, जिसको हम पानी से ठंडा रखते हैं। इसमें हम हीट नहीं जनरेट होने देते खाद में। दो तरीके के प्रोसेस होते हैं, एक में हीट जनरेट होती है, वो थर्मोफिलिक प्रोसेस होता है। एक में हीट जनरेट नहीं होती, जिसमें टेम्परेचर ठंडा रखा जाता है, जिस वजह से जीवाणुओं की संख्या जो खाद में होती है वो ज़्यादा होती है, जिसमें टेम्परेचर ज़्यादा होता है उसकी तुलना में। मुझे आप स्टेप बाय स्टेप बताओ, आपने बेड बनाया कितने फीट बाय कितने फीट का? ओके, पहले हम लैंड की लेवलिंग करेंगे, ज़मीन को हम प्लेन करेंगे। उसका कारण है कि वाटरिंग हमारी इवन होती है, खाद हमारी एक सी बनती है। लेवलिंग के बाद हम गोबर जो लाए हैं उसको हम ठंडा करते हैं। उसका ये रीज़न है कि उसमें जितनी भी गैसेस होती हैं, मीथेन हो गई या अमोनिया हो गया, तो ये सब रिलीज़ हो जाते हैं और डिकम्पोजिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जैसे मैंने आपको कहा, जब तापमान उसमें ठंडा होगा तो जो छोटे जीवाणु जो हमें सूक्ष्म जीव होते हैं, जो आंखों से नहीं दिखेंगे, वो उसको डिकम्पोज करना शुरू करते हैं या उसको गोबर को खाना शुरू करते हैं। ठंडा कैसे करते हैं गोबर को आप? तो आप उसमें जब पानी लगाते हैं वो साइडों से बह जाता है, जो भी गैसेस होती हैं वो रिलीज हो जाती हैं। तो हम ट्रक लाए, हमने गोबर का ट्रक जो है जमीन पे डाल दिया, पानी से ढेर को ठंडा कर दिया। कितने दिन तक करना है ये पानी वाला काम? जब तक वो ठंडा हो जाए। हम कम से कम 5 दिन की सलाह देते हैं। और कितना पानी डालना है रोज उसको? कितने घंटे पानी देना है? आपको 2 बार उसको पानी देना है 5 दिन में। पहले दिन आप पानी देंगे तब तक देना जब तक वो साइड से बाहर ना आ जाए। तो टॉप टू बॉटम आपकी अच्छे से थरो वाटरिंग होनी चाहिए। उसके बाद आप 3 दिन वेट करेंगे, उसके बाद आप दोबारा पानी देंगे जब वो गोबर पानी सोख लेगा, और फिर आप अंदर उसमें हाथ डाल के देखेंगे, या आप टेम्परेचर मीटर भी यूज़ कर सकते हैं, एक थर्मामीटर, कि उसका टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री के बीच में होना चाहिए। फिर हम बेड बनाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। पर अगर हम एक व्यवसायिक तौर पे इस काम को करना चाहते हैं तो इस टाइम पे बहुत ज़रूरी होता है कि हम लैंड की प्लानिंग करें, जिससे हमें पता हो कि कहाँ क्या आएगा, हमारा गोबर यहाँ डलेगा, बेड्स यहाँ बनेंगे, हार्वेस्टिंग यहाँ होगी, स्टोरेज जोन जैसे पराली आप इकट्ठी करते हैं वो हम यहाँ स्टोर करेंगे, आप लोडिंग करेंगे तो व्हीकल्स कहाँ से आएंगी, रास्ता कहाँ होगा, वाटरिंग इनपुट एंड आउटपुट चैनल्स कहाँ से होंगे, और फिर हम बेड का निर्माण करते हैं उस अनुसार। देन जो हमने नक्शा तैयार किया उसमें हम बेड्स की डायमेंशन नोट करेंगे। इसकी चौड़ाई हम 4 फीट से ज़्यादा नहीं रखते, क्योंकि फिर काम करने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है। लंबाई हम 30 फुट से लेके 50 फुट, 60 फुट, 70 फुट, डिपेंडिंग हमारा क्या डायमेंशंस है। और हम एक सेट बनाते हैं, तो 4 फीट, फिर बीच में हमारी एक ईंट होती है जिसको हम ऐसे लटा के लगाते हैं, और फिर हमारा एक और बेड। तो हमारे एक सेट बनता है 2 बेड्स का। अच्छा उसका कारण ये है कि हमारा लैंड का यूज़ ऑप्टिमल हो रहा है। अच्छा, तो और 2 सेट्स के बीच में कितना गैप रहता है? हम एनकरेज करते हैं कि अगर आप वर्मी कंपोस्टिंग कर रहे हैं और आप साथ में फ्रूट ट्रीज या फलों के पेड़ लगाते हैं तो एक बैलेंस बनता है। पेड़ बेड्स को छांव देते हैं, शेड प्रोवाइड करते हैं नेचुरल, और जो खाद हम बना रहे हैं उससे पेड़ों को पोषक तत्व मिलते हैं, पोषण मिलता है, जिससे पेड़ों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। तो अगर आप इन दोनों को साथ करते हैं तो बहुत ही अच्छा एक आय का जरिया है दोनों को साथ में करना। तो बीच में हम लगभग 4 फीट की जगह छोड़ते हैं। 2 बेड्स का सेट, 4 फीट की जगह, फिर 2 बेड का बिल्कुल सेट। को ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 इंच मैक्सिमम रखते हैं, गोबर की जो हाइट रखते हैं। तो ये सब लाल ईंट का ही है, इसमें कोई जो बेड बना रहे हाँ, हैं? पक्का कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है इसमें। आपको ज़मीन की सतह पर करना है, गहराई में नहीं करना, ऊंचाई में नहीं करना। उसका कारण ये है, आप अगर हौदी बनाएंगे, गहराई में करेंगे, हवा का संचार नहीं होगा, बारिश होगी तो नीचे पानी भर जाएगा, लेबर या आपके जो स्टाफ है, जो फार्म पे किसान जो काम करेगा, उसको झुक के काम करना पड़ेगा, तो वो ज़्यादा टाइम में कम काम कर पाएगा और उसको तकलीफ भी होगी। एक स्टेप मैं जो पीछे जाना चाहूँगा, जब हमने बेड्स का निर्माण कर लिया उसके बाद हम नीचे की सतह पर पराली बिछाते हैं। पहले कितनी थिक? कम से कम 2 इंच। इसका कारण है कि हम जो खाद बना रहे हैं ये ध्यान में रखते हुए बना रहे हैं कि जो हमारे देश की मिट्टी है, या उत्तर भारत को मैं स्पेसिफिकली कहूँ, इन जनरल भी मैं अगर बताना चाहूँ तो हमारे देश की मिट्टी में, और दुनिया भर में वैसे, पर खासकर हमारे देश में ऑर्गेनिक कार्बन, या जिसमें मैं कहूँ जीवाश्म हिंदी में, जीवाश्म। जी,
इसका स्तर बहुत घट चुका है और बहुत अलार्मिंग लेवल पे है। कम से कम 3 से 4% होना चाहिए ऑर्गेनिक कार्बन हेल्दी सॉइल्स में, पर हमारे देश में सरकार कहती है 1% होना चाहिए कम से कम। पर जो सच्चाई है, मैं पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की बात करूं तो यहाँ जीवाश्म या ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर 0.2 यानी कि 0.2 और 0.3% तक पहुंच चुका है, जो कि खुद मैंने अपने आंखों से टेस्ट रिपोर्ट्स में देखा है। जब ये 0 पे पहुंच जाता है रॉबिन, तो उस मिट्टी को बंजर डिक्लेयर कर दिया जाता है, जैसा पंजाब में कई खेतों में हुआ है और ये एक सच्चाई है। फिर वहाँ पे खाना नहीं उग सकता, वहाँ खेती पॉसिबल मुमकिन नहीं है। चाहे आप जितना मर्जी फिर यूरिया डाल लो। जितना मर्जी डीएपी, यूरिया, पोटैश कुछ भी आप डाल लो, खेती नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहाँ जीवाश्म मतलब जीवाणुओं का भोजन, ऑर्गेनिक कार्बन माइक्रोब्स का फूड होता है। तो जब आपकी मिट्टी में जीवाणु या जीवन लाइफ ही नहीं बचेगी, तो आपके लिए खेती कर पाना मुमकिन नहीं होगा। तो आप पराल डाल रहे हो, आपको यहाँ खेती थोड़ा ना करनी है, आपको तो खाद बनानी है। हाँ जी, तो पराल में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कार्बन होता है। तो कोई भी भूरी चीज़ आप देखेंगे या ब्राउन जिस कार्बन, और जो भी हरी चीज़ होगी वो नाइट्रोजन है। तो इसलिए हम इस कार्बन को केचुए को खिलाते हैं, जिससे हमारी खाद में कार्बन का % बढ़ जाता है। समझा। तो अब आपने पराल की लेयर बिछाई, फिर गोबर भर दिया ऊपर तक, अब हम उसमें केचुए डाल के चेक करते हैं कि क्या उन्हें ये बेड जो हमने जिसका निर्माण किया है वो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये कैसे पता लगेगा कि उन्हें पसंद आ रहा है या नहीं? तो हम कुछ केचुए या जिसको हम कल्चर्स कहते हैं, तो उसको लेते हैं, उसे हम गोबर के पास रखते हैं, और अगर केचुआ जो हमने गोबर फ्रेश या नए बेड में इस्तेमाल किया है, तो हम कुछ देर वहाँ ठहरते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। अगर वो उसमें चला गया और वापस नहीं आया, मतलब उसको पसंद आ गया, फिर हम बाकी सारे केचुए उसमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं। और अगर वापस आ गया केचुआ, उसको नहीं पसंद आया तो हम वेट करते हैं, दोबारा वाटरिंग करते हैं, या 2-3 दिन इंतज़ार करते हैं कि गैसेस रिलीज़ हो जाएं। गोबर अगर गर्म है तो उसे ठंडा करेंगे, पर अगर आपने गोबर सही से तैयार किया है तो चांसेस कम होते हैं कि केचुआ वापस ऊपर आ जाए। अच्छा, तो ऐसा नहीं है उसको गोबर से समस्या है, मतलब वो यही है कि गोबर में भाई अभी गैस ज़्यादा है या टेम्परेचर ज़्यादा है। जी। ठीक है, फिर आपने केचुए डाल दिए। लगभग कितने किलो गोबर में कितने केचुए? जैसे बड़ा अजीब लग रहा है मुझे पूछते हुए, क्योंकि केचुए मतलब जीव हैं और हम ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हम पानी में कितने चम्मच चीनी, कितने चम्मच नमक डाल रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब एक रफ़ आइडिया हमें होता है, स्टैंडर्ड तो हमने भी नहीं डेवलप करे, और क्योंकि आपने कहा बहुत आपको अजीब लग रहा है, तो इसीलिए मुझे भी अजीब लगता है, क्योंकि जब लोग पूछते हैं कि आप केचुए का क्या रेट है, तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। पर मैं समझाने की कोशिश तो हर व्यक्ति को करता हूँ जो मुझसे सवाल करता है, कि हम केचुए बेचते नहीं हैं, हम आपकी मदद करते हैं। अगर आप ये खाद बनाना चाहें तो आप कैसे बना सकते हैं। तो क्योंकि लोग अक्सर केचुए बेचने में कि मैं आपको इतने सस्ते दे दूंगा, तो ये जीव है, जीव का कोई मूल्य नहीं हो सकता, मेरा मानना है। तो कितने एरिया में कितना, तो मैं आपको एक आइडिया देना चाहूँगा कि अगर आपका, मैं बात करूँ 10 फीट का हम बेड बनाएं, निर्माण करें, जो 4 कि 4 फीट बाय 10 फीट फीट। जी चौड़ा है, तो उसमें लगभग 10,000 से 15,000 केचुए हमें आवश्यकता होती है। अगर हमारा 4 फीट चौड़ा बेड है तो पर फीट लेंथ पे फिर आगे हमारे को 1500 केचुए चाहिए। ये है हमारा 8 इंच ऊंचा जो जी बेड हमने बनाया। ठीक है, फिर हमने केचुए छोड़े, केचुओं को बेड पसंद आ गया। अब इसके ऊपर भी आप कुछ ढकते हो? अब इसके ऊपर हम फिर से पराली का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक नीचे बेडिंग हो गई और ऊपर से कवरिंग हो गई, जिसे हम मल्चिंग कहते हैं। तो इससे केचुए को धूप नहीं लगती, नीचे नमी बनी रहती है। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो जैविक कार्बन है, ऑर्गेनिक कार्बन जिसकी हमने बात की, केचुआ उस पराली को खा के उसी की खाद बना देता है। तो केचुए को भी एक ऑप्शन मिल रहा है दूसरी चीज़ें खाने का। इसमें ऊपर आप हरी घास, हरी पत्तियाँ, या जो भी आपका ग्रीन वेस्ट है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके घर का भी कुछ या मंडी का वेस्ट है या और कोई ऑर्गेनिक वेस्ट है, तो उसका भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर डालते जाएं। और इसको बेड्स को फिर रोज वाटर भी करना है? बेड्स को आपको शुरू में रोज़ हफ्ता 10 दिन वाटरिंग करनी है। वाटरिंग आप किस हिसाब से कर रहे हैं, मौसम पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है, क्योंकि गर्मी में थोड़ी ज़्यादा वाटरिंग की आवश्यकता होती है सर्दियों के मुकाबले। बरसात में हमें वाटरिंग कम करनी होती है। बट मॉइस्चर अगर मैं बात करूं तो बेड्स में हमें 80 से 90% मॉइस्चर मेंटेन करना होता है। ये नापेंगे कैसे? और इसके मीटर्स आते हैं, टूल्स आते हैं। अगर मैं सिंपल एकदम साधारण, कोई किसान भी समझ सके या किसी के पास कुछ नहीं है तो वो भी समझ सके, आप बस एक केचुआ निकाल के देखें, ऑब्जर्व करें। अगर उसकी त्वचा पे खाद चिपक रही है
या कुछ और चीज़ चिपक रहा है तो आपके बेड में मॉइस्चर कम है, क्योंकि केचुआ अपनी बॉडी को एकदम स्लाइमी रखता है या मॉइस्ट रखता है, क्योंकि केचुए की शरीर का ज़्यादातर वजन पानी है। केचुआ एक पानी का जीव है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो अगर ड्राई हो जाएगा तो केचुए की त्वचा पे चीज़ें चिपकने लगेंगी। तो आप बस वो ऑब्जर्व करके पता लगा सकते हैं कि आपके बेड में पानी की आवश्यकता है। और ये कैसे पता लगेगा कि हमने ज़्यादा पानी दे दिया है? देखिए, ज़्यादा पानी जैसा तो बहुत कम होता है, पानी बस रुकना नहीं चाहिए। अक्सर लोग गलती करते हैं, वो कम पानी की करते हैं। ज़्यादा पानी की दिक्कत इस काम में ज़्यादा नहीं होती। ज़्यादा पानी में तभी दिक्कत होगी जब पानी हमारा स्टैग्नेट हो गया या एक जगह ठहर गया, ठहराव हो गया पानी का, तो केचुआ सांस नहीं ले पाता लंबे समय के बाद, क्योंकि उसके पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो डिजोल्व होती है, वो खत्म हो जाती है। तो 7-8 दिन हमने करी वाटरिंग, अब 7-8 दिन वाटरिंग करने के बाद रॉबिन हम इंतज़ार करते हैं कुछ दिनों का। और जब आप पहली बार बेड्स बना रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको लगभग 1 महीने वाटरिंग करनी होगी। पहले आप 7-8 दिन रोज़ करेंगे, फिर कुछ दिन के गैप्स या इंटरवल पे। अगर गर्मी ज़्यादा है तो आप मान के चलिए कि 10-15 दिन और आपको हर दिन वाटरिंग करनी पड़ेगी। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि पहली बात, बेड्स में ठंडक रहे, केचुआ ज़्यादा खाना खा पाए आसानी से, अपनी जनसंख्या बढ़ा पाए, क्योंकि जब उसको एक मॉइस्ट इन्वायरमेंट मिलता है, अच्छा वातावरण मिलता है, तो अपनी जनसंख्या बढ़ाता है। एक केचुआ अपने जीवन में कम से कम और 1000 केचुए पैदा करने की क्षमता रखता है। तो अगर आप 1 किलो केचुए लाते हैं अपने पास, या 1000 केचुए अपने पास एक बारी लाते हैं, उनका अच्छे से देखभाल करते हैं आप, तो आप ये मान के चलिए 1 साल में आपके पास कम से कम 5000 से 10,000 केचुए बड़े आराम से हो सकते हैं, अगर आपने ध्यान रखा है तो। अगर आपने अच्छे से ध्यान। तो अब ये इससे खाद हम कब निकालेंगे? खाद आप रॉबिन, जब आप पहली बार इस काम को करेंगे तो आप ये मान के चलिए लगभग 2 से 3 महीने के अंतराल में आपकी खाद हार्वेस्ट होनी शुरू होगी। अच्छा, और जब आप इस प्रोसेस को दोबारा करेंगे, या सेकेंड साइकिल या थर्ड साइकिल या किसी और साइकिल में करेंगे, तो आप ये मान के चलिए लगभग 15 से 20 दिन में आपकी खाद उतरनी शुरू हो जाएगी। नहीं, एक बेड का आप मुझे बताओ, तो एक बेड का 2 महीने बाद पूरी खाद बन चुकी होगी? पहली साइकिल में नहीं, पहली साइकिल में 2 महीने में उतरनी शुरू हो जाएगी। तो हार्वेस्टिंग हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। 10 इंच का आपने बेड बनाया, तो फिर कुछ टाइम बाद वो 8 इंच का रह जाएगा। उस 8 इंच का उतारा आप 2-2 इंच में, मतलब 3 बार या 4 बारी में, जैसे आपने आज हार्वेस्टिंग कर ली, फिर आप उसको छोड़ देंगे, फिर केचुआ उसको और खाएगा। एक सेकेंड, हार्वेस्टिंग करने के लिए ऊपर वाली पराल की लेयर हटाएंगे हम? तो पराल आपकी गलती चली जाएगी इस प्रोसेस में। अगर नहीं गली हुई तो हटाएं और उसके नीचे से उठाएं? जी। फिर हमने जितनी खाद है, मान लो 2 इंच है, हमने इकट्ठी कर ली, वो एकदम कॉफी ग्राउंड्स जैसी हाँ होगी जो, फिर हमने हाथ से ही उठा लें। आप हाथ से उठा सकते हैं, गार्डनिंग टूल्स आते हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते और हैं। इसमें केचुए नीचे चले जाते हैं? तो ये काम आपको धूप में या दोपहर में करना है। तो जब आप बेड्स की पराल हटाएंगे, पहली बात तो दिन में पराल में केचुए नहीं होते, वो नीचे चले जाते हैं। फिर भी आप जब पराल हटाएंगे तो धूप लगेगी, तो वो और नीचे चले जाएंगे। फिर हम ऊपर की लेयर को हल्का सा डिस्टर्ब करते हैं, जिससे फिर भी अगर कोई केचुआ ऊपर बचा हो तो वो भी नीचे चला जाए। फिर हम उसको 5-10 मिनट बाद इकट्ठा करके फिर उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, आपने खाद हार्वेस्ट कर ली, फिर आपने वापस पराल ढक दी, पुरानी बची है तो पुरानी, नहीं तो नई आपने डाल दी। सेम प्रोसेस आपका शुरू हो गया, और ये तब तक होता रहेगा जब तक हम बिल्कुल नीचे गोबर खत्म नहीं कर देंगे? लास्ट की आपकी लेयर आ जाएगी जिसमें गोबर, केचुआ, थोड़ी सी खाद, वो वाली लेयर आ गई। अच्छा, वो आपका लेकिन एक तरह से वो हो गया कि बेस हो गया, कल्चर हो गया वो। कल्चर हो गया जी। फिर उसके बाद अब आपने जब उसमें दोबारा गोबर डालना है तो उसमें अब केचुए नहीं डालने, अब तो केचुए हैं ही नीचे। नहीं, पर हम ऐसा नहीं करते, हम केचुए के ऊपर नहीं डालते, क्योंकि केचुआ ऊपर से नीचे जाता है, वो नीचे से ऊपर नहीं आ पाता। अच्छा, तो हम क्या कोशिश करते हैं, उसके ऊपर ना डाल के हम साइड में डाल देते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जैसे आज हमारा एक बेड खाली हो गया, तो दूसरे बेड में हमारे खाना है। तो नेचुरली क्या होता है, केचुए के पास कभी भी ऐसी स्थिति नहीं होती कि उसके पास खाना उपलब्ध नहीं है। तो हमने क्योंकि दो बेड्स का एक सेट बनाया था, तो जब इसमें खाना खत्म होगा तो इसमें खाना होगा, तो केचुआ क्या करेगा, ज़्यादातर केचुआ अपने आप ही यहाँ से यहाँ चला जाए, माइग्रेट कर गया। माइग्रेट कर गया। तो फिर जब दोबारा शुरू किया तो आप नीचे डालोगे फिर से पराल? तो जो भी थोड़ा बहुत नीचे बचा मटेरियल है हम उसे हटा लेते हैं साइड में, उसमें थोड़े बहुत केचुए भी होते हैं। फिर हम पराली डालते हैं, फिर गोबर डालते हैं, फिर वही जो हमने मटेरियल हटाया था उसको हम बचा हुआ ऊपर डाल देते हैं, और बाकी साइड वाले बेड से भी फिर केचुए इस तरफ माइग्रेट कर जाते अपने आप आएंगे जी। तो आपने दोबारा केचुए नहीं डालने? बहुत ज़्यादा नहीं डालने होते, साइड वाले बेड से ही थोड़े से वर्म्स ऊपर इसमें डाल दे। जैसे हमने शुरू किया, हमने 1000-1500 डाले, 1500 आपने कहा पर फुट, पूरा बेड हो गया।
अब साल के एंड तक तो ये बड़े सारे नहीं हो चुके होंगे? जी, तो हर साइकिल में आप अपने बेड्स बढ़ा देंगे। तो अगर आपने आज 1 बेड से शुरुआत की है तो अगली साइकिल में आप 2 बेड लगाएं, फिर 2 से आप 4 कर दें। पर ऐसा कोई समय नहीं आएगा ना कि मतलब जनसंख्या विस्फोट हो गया, केचुए ही मैनेज कर रहे हैं? नहीं, केचुआ एक्चुअली हमसे ज़्यादा समझदार है। जब उसको लगता है कि मेरी पॉपुलेशन बढ़ गई है, मेरे पास खाना पर्याप्त नहीं है, तो वो अपनी जनसंख्या बढ़ाना रोक देता है। ओके, तो बेसिकली जितना खाना अवेलेबल है उसी प्रोपोर्शन में जनसंख्या बढ़ेगी, बट ऑल्सो इट विल डिपेंड ऑन कि उस एरिया में और कितने केचुए केचुए हैं। हैं, जी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एग्जिस्टिंग जी, पॉपुलेशन। क्योंकि अगर आप बेड्स नहीं बढ़ाएंगे तो फिर केचुआ भी अपनी जनसंख्या नहीं बढ़ाता। ठीक है, अब खाद आपने बना ली, इसका बना के सीधा ये बेचने के लिए रेडी है? आप इसको बेचने के लिए रेडी है। आइडली हम उसको हार्वेस्ट करने के बाद कुछ दिन रखते हैं, जैसे 4 से 5 दिन हमने उसको क्योर किया। क्योर मतलब? क्योर मतलब हम उसमें जीवाणु और इंट्रोड्यूस करते हैं उस हिसाब से कि उसका कहाँ इस्तेमाल होना है, जिस मिट्टी में इस्तेमाल होना है, वो कैसी मिट्टी है, क्या उसमें कोई स्पेसिफिक दिक्कत या परेशानी या बीमारियाँ तो नहीं है। तो उसमें हम मित्र जीवाणुओं को, जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, फ्रेंडली बैक्टीरिया सॉइल में, वो हम उसमें इंट्रोड्यूस करके वो अपनी जनसंख्या जब बैक्टीरिया भी उस खाद में बढ़ा लेते हैं, फिर हम उसको पैक करते हैं या किसानों को उपलब्ध कराते तो ये एक एनहेंसमेंट हो गया। हैं। जी, तो बिना उसके भी खाद तो अच्छी है, तैयार है। पर ये एक प्रीमियम चीज़ आ गई कि हमारी खाद में है। जो भी आपने मान लो एप्पल ऑर्चर्ड में लेनी है तो हमने फलाना जीवाणु डाल रखा है जो CSIR या इंडियन एग्रीकल्चरल कहीं से सर्टिफाइड होगा, वो लोग जैसे बनाते हैं। जी, जैसे में माइकोराइज़ा एक मित्र फफूंद होती है, ये जंगलों में भी अक्सर पाई जाती है। तो माइकोराइज़ा का काम है पेड़ की जड़ में अपना घर बनाना, और माइकोराइज़ा क्षमता रखती है कि 100 किलोमीटर दूर तक फैल के जंगल में पोषक तत्व ला के उस पेड़ की जड़ को दे सके जिसमें उसने अपना घर बनाया है। तो फलदार वृक्षों के लिए जहाँ पे मिनिमम टिलिंग या नो टिलिंग मैं कहूँ, जिसमें हम टिल नहीं करते, ज़्यादा सॉइल को डिस्टर्ब नहीं करते, जैसे हमारा खेत है, जी, तो उसमें बहुत लाभदायक है, क्योंकि स्पेशली वो पेड़ों में। नेटवर्क्स बन जाते हैं जी, माइसीलियम जी, के। जी, 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 तो अब आपने खाद बना ली, क्योर करनी है, इसके लिए तो शेड चाहिए रहता होगा, बिल्कुल। क्योंकि आप नहीं चाहते ना कि इसके ऊपर बारिश आ जाए या वो सूख जाए। जी, तो धूप, जैसे कि मैंने कहा, इस खाद को हम जितने महीने भी तैयार करते हैं, 2 महीने 3 महीने, उस टाइम पे इसको बिल्कुल धूप नहीं लगती, हम मल्च करके रखते हैं। और जब जैसे धूप लगती है तो उसमें जो जीवाणु होते हैं उनकी संख्या घटने लगती है, उसमें नमी घटने लगती है। उदाहरण के तौर पर अक्सर अचार में जब फंगस लग जाती है, फूई लग जाती है, तो हम उसे धूप में रख देते हैं। गद्दों को जब हम सर्दियों में इस्तेमाल करने से पहले धूप लगाते हैं, तो क्योंकि उसमें जो भी माइक्रोबियल लाइफ हम ख़त्म करना चाहते हैं, यूवी जो यूवी है रेडिएशन, वो खत्म कर देती है जी, जी। माइक्रोब्स को। इसको छानते भी हैं क्या आप खाद को? अगर आपकी खाद में बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ हैं तो आप इसे छान सकते हैं, पर आइडियली आप इसको ना छानें तो बेहतर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको खाद को छानने के लिए उसमें मॉइस्चर कम करना पड़ेगा, उसकी नमी घटानी पड़ेगी, और जब आप उसको छानेंगे तो आप ऐसा समझिए कि उस खाद में, जैसे हम अपने घर बनाते हैं तो जीवाणु भी अपने घर बनाते हैं, तो आपकी खाद जितनी कम डिस्टर्ब होगी, जितनी क्लोज टू नेचुरल होगी, उतना वो ज़्यादा बेनिफिट करेगी। क्योंकि जब हम इसको हिलाएंगे, धूप में धूप दिखाएंगे, फिर ये गिरेगी, फिर हम पैक करेंगे, तो जितनी एक्टिविटी होगी इसमें जीवाणुओं के घर एक तरीके से डिस्ट्रॉय होते हैं, तो उनकी जनसंख्या घटती है। तो जो हम अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं वो बिना छनी हुई करते हैं, और किसान को भी हमारा संदेश या सजेशन यही रहता है कि अगर आप अपने खेत में रिजल्ट ओरिएंटेड यूज़ करना चाहते हैं तो आप बिना छनी खाद लेके जाएं। और हम गौशालाओं से लेते हैं तो हम उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कोई और कूड़ा मत डालिएगा। ज़्यादातर हमारा गोबर बहुत साफ़ होता है तो हमें छानने की कम ज़रूरत पड़ती है। तो अब आपने जो खाद है इसको पैक कर दोगे आप बोरों में? जी, तो कुछ तो केचुए भी पैक हो जाते होंगे। कुछ केचुए बिल्कुल जाते हैं। जितना मैं जान रहा हूँ ना, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है। मुझे भी लगता है कि नहीं जाने चाहिए, पर जहाँ हमारे बैग्स जाते हैं, लोगों ने उसको 1 साल बाद भी खोला है, और गुड़गांव जैसे शहरों में जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, और 1 साल बाद भी उन्होंने बैग्स खोलने के बाद मुझे कहा है कि हमें अंदर वर्म्स मिले थे। क्यों? उसका कारण ये है कि हमारी खाद में अक्सर पराली के अवशेष, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा नहीं छानते, उसमें से पराली नहीं निकालते, तो उसमें पराली के अवशेष, नमी, तो केचुए के लिए खाना और पानी दोनों मौजूद होता है। और हमारे बैग वैक्यूम सील्ड नहीं होते, कोई भी हमारी पैकेजिंग एयर टाइट नहीं है, क्योंकि उसमें जीवाणु फिर मर जाएंगे।
तो समझ गया। ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास है कि किसी भी केचुए को, क्योंकि एक केचुआ भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है, हम उनको बेबी वर्म्स कहते हैं। और जितने हमारे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं उसमें हम कहते हैं कि प्रेजेंटेशन हम उनके बिहाफ पे देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे पता है कि सफरिंग ज़ीरो नहीं है, पर जो काम ये खाद मिट्टी में जाके करती है उससे कई ज़्यादा जीव जंतु अपनी संख्या और आबादी बढ़ा पाते हैं। चलो इस बारे में तो मैं आपको बाद में परेशान करूंगा। आप मुझे ये बताओ, जो हमने खाद बनाई वो खाद अब हमें बेचनी कैसे है? मैंने कैसे बेची मैं आपको ये बता सकता हूँ, उसके आधार पे कैसे बेच सकते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी के लगभग 2 साल लगाए और आज भी और कहीं काफ़ी समय लगा रहा हूँ अवेयरनेस जनरेशन पे रॉबिन, कि लोगों को सही चीज़ बताना कि इस खाद के क्या फ़ायदे हैं और इसको हमें इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। और इस खाद को बनाने और इस्तेमाल दोनों करने से अगर आप जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज समझते हैं तो आप उसके इम्पैक्ट से उसके इफ़ेक्ट्स को कम कर सकते हैं। तो बेसिकली किसान को ये खाद इसलिए चाहिए कि हमारी सॉइल में जो कार्बन है, आप कह रहे हो, वो कम हो रहा है, जीवाणु हैं वो भी कम हो रहे हैं। जीवाणु भी कम हो रहे हैं, कार्बन भी कम हो रहा है। कार्बन उन जीवाणुओं का भोजन है, तो अगर हमें भोजन, जीवाणुओं को भोजन कम मिलेगा तो उनकी जनसंख्या भी कम होती चली जाएगी। समझ गया। जैसे प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स हम पेट के लिए यूज़ करते हैं टर्म, लगभग वैसे। बिल्कुल, कई स्टडीज़ हुई हैं जो ये कहती हैं कि अगर हम वो भोजन खाएं जिससे हमारे पेट के जीवाणु स्वस्थ रहें और बढ़ें, तो हम जो डिसीजंस लेते हैं या जो हमारे थॉट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं और बेहतर होते हैं जब हमारे पेट में जीवाणु नहीं होते। तो हाँ, गट इज़ द सेकंड ब्रेन। एक गट ब्रेन कनेक्शन तो है। और वैसे भी हमारे में कहा तो गया, भाई जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, वही वाली बात है ना। जी जी जी। तो खेत में जब ये वाली खाद जाएगी, जैसे जो हमारे भाई बहन डिसाइड करते हैं हमें बनानी है, तो वो जाएं किसान को बताएं इसके ये फ़ायदे हैं और अपने लिए एक मार्केट तैयार करें। बिल्कुल। और अगर आपको इसमें कोई भी मदद चाहिए तो हम ये कार्य साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि कई जगहों से हमारे पास डिमांड आती है और उसी जगह के आसपास कई लोग होते हैं जो इस खाद को बनाने में भी इच्छुक होते हैं। तो हमारा प्रयास है कि हम मार्केट क्लोज करें, जो बायर है, कंज्यूमर है और प्रोड्यूसर भी है, तो हम वहाँ पास में प्रोड्यूस करें और वहाँ से लोगों तक अच्छी खाद पहुँचाएँ और लोगों को अच्छा खाद बनाना सिखाएं भी। तो हम कई सारे निःशुल्क ट्रेनिंग सेशंस भी करते हैं, ऑनलाइन भी करते हैं, ऑफलाइन भी करते हैं। किसानों के यहाँ खेत में जाके उनको पर्सनली बताते हैं, फील्ड ट्रायल, सैंपल्स देना। मैं कई बार ट्रकों में लद कर खुद भी खाद के साथ गया हूँ डिलीवरी करने, यूज़ करने, करवाने और सही तरीके से लोगों को खाद की जानकारी देने। तो मान लो मेरे पास आधा एकड़ ज़मीन है, ये काफ़ी है? 1/4 से भी आप शुरू कर सकते हैं, पर कम से कम आपके पास आधा एकड़ होनी चाहिए कि आपने 1/4 में अगर शुरू किया तो धीरे धीरे आप उसको बढ़ा सकें, एक्सपैंड कर सकें। तो मेरे पास 1/4 एकड़, आधा एकड़ ज़मीन है, मुझे शुरू करना है, मैं एक्साइटेड हूँ। तो मैं आपको ईमेल कर सकता हूँ, ट्रेनिंग वगैरह आप लोग दे सकते हैं? जी, आप ईमेल कर सकते हैं, आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट है, आपके पास एक इंटेंशन है, तो आप यश से कनेक्ट करिए और नॉलेज ये आपको देंगे।